Friends, I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. This is a doubt session because tomorrow I have organized one test for the class 12th and 11th students. This session is for class 12th. There are so many doubts. I have collected those doubts and in this session, in this video, I will just clear your doubts and I will try my level best. So good night तो बोल नहीं सकता, ठीक है. अभी जब सेशन एंड होगा तो गुड नाइट बोलूँगा और गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल सकता. 10:30 बज रही है और मैं डाउट सेशन लेके आया हूँ. अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना, ठीक है. तो देखते हैं क्या क्या डाउट्स हैं आपके, ठीक है. सबसे पहला डाउट है प्लॉइडी से रिलेटेड, ठीक है. कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे अरे रात में कौन सा डाउट सेशन होता है, ठीक है. तो उन्हीं के लिए मैंने एक लाइन और लगा दी है. पुरानी भी लाइन हो सकती है. जब सो रहे होंगे सब तभी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा और बड़ा सपना तूने ही देखा है, तुझे पूरा करने के लिए दिन रात खुद से लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है. तो कल आपका टेस्ट है और उस टेस्ट में अच्छे से मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जगना ही पड़ेगा. जो ये सोचेंगे कि नींद पूरी कर लें, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते. कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है. जैसे मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ कि इस टाइम भी आपके लिए मैं डाउट सेशन लेके आया हूँ. आप देख सकते हो इस स्क्रीन पे 10:30 हो रही हैं, ठीक है. तो देखते हैं कौन कौन से डाउट है. सबसे पहले एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मुझे प्लॉइडी पे डाउट होता है कि प्लॉइडी क्या होती है, प्लॉइडी कैसे पता लगाते हैं, ठीक है. ये एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर दोनों को कोरिलेट करता है, ठीक है, दोनों को ही कोरिलेट करता है, ठीक है. तो प्लॉइडी एक ऐसा टॉपिक है तो दोनों ही चैप्टर, फर्स्ट सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों में ही आता है. अब देखो प्लॉइडी मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है. सिंपल सी बात है कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बहुत ध्यान से समझना. मैं बहुत इजी वे में तो बहुत आराम से मैं समझाऊंगा, ठीक है. कोई जल्दी नहीं है, रात हो रही है, सोना ही है इसके बाद. खैर मैं तो वेब सीरीज़ देखूंगा, उसके बाद सोऊंगा 1 घंटे, ठीक है. अब देखो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स में क्या है कि अगर कोई क्रोमोसोम है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, तो किसी ऑर्गेनिज्म में दो, मतलब एक ही क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं. जैसे आपके पास शूज़ के कितने सेट होते हैं, 2 सेट होते हैं कि नहीं होते. कोई एक शूज़ पहन के जाता है, कोई बताएगा भाई एक शूज़ पहन के जाता है, नहीं जाता ना. तो अगर हम शूज़ के बारे में देखें तो शूज़ मतलब कितने सेट हैं, एक सेट है कि नहीं आपके पास, ठीक है. मतलब आपके पास 2n, मतलब हम उसको क्या बुला सकते हैं, 2n. सेम एज आपकी सेल में भी 2n क्रोमोसोम है. 2n का मतलब होता है कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है. 23 के 2 सेट हैं, 23 के 2 सेट होते हैं. समझ में आया. तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास नॉट ओनली 23 के 2 सेट, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास 12 के 2 सेट, 10 के 2 सेट, वट एवर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, अगर उस क्रोमोसोम के 2 सेट हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म होता है डायप्लॉइड. तब वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डायप्लॉइड, ठीक है. अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें सेल डिवीज़न डिस्कस नहीं करना है, बस केवल एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट यहाँ पे क्लियर करना है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म डायप्लॉइड है, ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर में पूरी बायोलॉजी में ये क्लियर हो जाएगा कि डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हमेशा जब भी गैमीट प्रोड्यूस करेगा, वेन एवर द डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस द गैमीट, और तुम्हें पता है गैमीट हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. तो ऐसी कंडीशन में डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कौन सा सेल डिवीज़न होगा, मियोसिस. क्योंकि जब भी क्रोमोसोम्स के नंबर को रिड्यूस करने की बात आती है तो मियोसिस भैया आ जाते हैं, ठीक है. और मियोसिस क्या करते हैं, क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं. समझ में आया. और तुम्हें मैंने बता रखा है कि गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और जाइगोट हमेशा डायप्लॉइड होगा, ठीक है. कभी भी गैमीट डायप्लॉइड नहीं हो सकते और जाइगोट हैप्लॉइड नहीं हो सकता. तो ये अपने दिमाग में कहीं ना कहीं बिठा लो. समझ में आ गया. तो डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में तो हमेशा मियोसिस शो होगा और मियोसिस के पास क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा. अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसके पास एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है. अगर एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है तब वो गैमीट तो बनाएगा ना. इफ़ द ऑर्गेनिज्म इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब तो गैमीट प्रोड्यूस करेगा. और तुम्हें पता है गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे माइटोसिस थोड़ा ना होगा. यहाँ पे एक भैया आएंगे जिनका नाम है माइटोसिस. वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को इक्वल कर देंगे. जितने क्रोमोसोम नंबर ऑर्गेनिज्म के हैं हैप्लॉइड में हैं, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में आ जाएंगे, गैमीट में आ जाएंगे. समझ में आया.
समझ क्लियर हो गया कि किस टाइप का सेल डिवीज़न होगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, अब देखो दूसरा जो सेल डिवीज़न की ज़रूरत होगी वो पड़ेगी जाइगोट में। अगर कोई ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बन गया और वो ऑर्गेनिज्म क्या है, डायप्लॉयड है, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग डायप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो ऐसी कंडीशन में जब जाइगोट से डायप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनेगा तो वो होगा कौन भैया आ जाएंगे, माइटोसिस भैया आ जाएंगे, और वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया ना कि जाइगोट भी क्या होता है, हमेशा डायप्लॉयड होगा। तो अगर जाइगोट भी डायप्लॉयड है और ऑर्गेनिज्म भी डायप्लॉयड है तो ऐसी कंडीशन में माइटोसिस होगा। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड है, ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म क्या है, हैप्लॉयड है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हैप्लॉयड मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, और तुम्हें पता है जाइगोट क्या होता है, 2n क्यों होता है, क्योंकि हमेशा जाइगोट गैमीट के फ्यूज़न से प्रोड्यूस होगा। तो ऐसी कंडीशन में कौन से भैया आएंगे, मियोसिस भैया आएंगे, और ये क्रोमोसोम नंबर को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो ये सिंपल सी बात है, अगर ये जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए दोनों ही चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना, प्लॉइडी के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो कभी आपको 2n के नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे देता है, पूछता है कि किसी हैप्लॉयड सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो देखो अगर जैसे दिया हुआ है किसी डायप्लॉयड सेल में 12 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो किसी हैप्लॉयड सेल में आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम निकालो तो आप आराम से 12 डिवाइडेड बाई 2 6 कर लेते हो। अब आपसे पूछे कि 4n में कितने होंगे, तो भैया आपको n पता लग गया ना, यूनिटरी मेथड लगा दो, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24। 3n में कितने होंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 हो जाएगा। तो मतलब अगर आपको n की वैल्यू पता लग जाए तो आप किसी भी प्लॉइडी के आंसर को बता सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ये क्लियर करना होगा कि वो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिए हैं वो डायप्लॉयड की कंडीशन में है कि हैप्लॉयड की कंडीशन में है। समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला डाउट था प्लॉइडी, तो प्लॉइडी डाउट क्लियर हो गया सबको। ठीक है, ये क्लियर हो गया प्लॉइडी। ठीक है, प्लॉइडी मैंने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट डाउट था कि मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले इनको देख लो, ये क्या है, ये ओव्यूल है, इसको हम क्या बुलाते हैं, ओव्यूल बुलाते हैं, और इसी को मेगास्पोरेंजियम भी बुलाते हैं। ओव्यूल इज़ आल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, अब इसमें बहुत ढेर सारे पार्ट हैं, हाइलम अटैच करता है, फ्यूनिकल भी अटैचमेंट में हेल्प करता है। जब सीड फॉर्म होता है तो ये फ्यूनिकल, उसमें आप हाइलम और फ्यूनिकल देख सकते हो। ठीक है, माइक्रोपाइल एक पोर होता है जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करती है, उसी एंड को माइक्रोपाइलर पोल बोलते हैं या एंड बोलते हैं। इंटेगमेंट आउटर कवरिंग होती है, आउटर और इनर कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है। ये पूरा पार्ट फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाता है, सीड में चेंज हो जाता है। तो ये इंटेगमेंट दोनों सीड की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। उसके बाद एक सेल देखो यहाँ पे दिख रही है, न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होती है, डायप्लॉयड होती है। ठीक है, ये जो एम्ब्रियो सैक है ये अभी इमैच्योर है, अभी ये मैच्योर नहीं हुई है। ठीक है, इसके चारों तरफ बहुत सारे सेल्स होती हैं जिनको हम न्यूसेलस बुलाते हैं। न्यूसेलस क्या होती है, डायप्लॉयड होती है। ठीक है, जस्ट अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर पोर क्या बुलाते हैं, चलाजल एंड बुलाते हैं। तो ये किसका डायग्राम हो गया, मेगास्पोरेंजियम का डायग्राम हो गया। और इसी डायग्राम को हम और क्या नाम देते हैं, ओव्यूल नाम देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोरोजेनेसिस होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है, ये फ्लो चार्ट भी बता रखा था। देखो मेगास्पोरोजेनेसिस में जो न्यूसेलस होगा, कोई एक न्यूसेलस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हाइपोडर्मल सेल्स नहीं है, आर्कीस्पोरियल सेल्स ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि आप ये तीनों पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ना न्यूसेलस के बारे में दिया है कि न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल बना लेता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैंने लिख रखा है कि जो न्यूसेलस होता है वही हाइपोडर्मल सेल बना लेता है। हाइपोडर्मल सेल आर्कीस्पोरियम बना लेते हैं, और आर्कीस्पोरियम किस में चेंज हो जाता है, मेगास्पोर मदर सेल। और याद रखना पूरी बायोलॉजी में अगर कोई मदर सेल है तो डायप्लॉयड होगी, वो कभी हैप्लॉयड नहीं होगी। तो मेगास्पोर मदर सेल क्या हो गई, डायप्लॉयड हो गई। अब अभी मैंने बताया था ना कि अगर कोई डायप्लॉयड सेल है
तो उसको जब वो गैमीट बनाएगी, मेगास्पोर क्या है, गैमीट है, तो वो हमेशा कौन सा सेल डिवीज़न होगा, मियोसिस। और ये याद रखना पूरी बायोलॉजी में कि जब भी कोई मियोसिस होगा तो कितने सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। और मियोसिस में जितने भी सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो सब हाइप्लॉइड होंगे, कोई भी डायप्लॉइड नहीं होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोरोजेनेसिस यहाँ तक तो समझ में आ गया कि 4 मेगास्पोर बन गए। इसको मैं डायग्राम के थ्रू भी समझा दे रहा हूँ। देखो ये था मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसेलस तो बहुत ढेर सारे होते हैं, कोई एक न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल बना लेता है। इस मेगास्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीज़न हुआ, मियोसिस स्टार्ट हो गया। मियोसिस तुम्हें पता है 2 फेज़ में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 2 जब कंप्लीट हुआ तो कितने मेगास्पोर दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 मेगास्पोर दिख रहे हैं। 4 मेगास्पोर में से 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। फंक्शनल कौन सा रहेगा, केवल एक, ओनली 1 मेगास्पोर इज़ फंक्शनल। आप देखो में कोई भी एक होता है तो उसको बुलाते हैं मोनो, समझ में आया, ठीक है। उसको बुलाते हैं मोनो, मोनो नहीं मोनो बुलाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये मेगास्पोर है इसीलिए इसको बुला सकते हैं हम मोनोस्पोरिक। तो जो डेवलपमेंट आगे होगा उसी डेवलपमेंट को क्या बुलाते हैं हम, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। समझ में आ गया, बहुत ईजी है, ठीक है। तो 1 मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बने। 4 मेगास्पोर, अब बताओ हर एक मेगास्पोर क्या है, हैप्लॉइड है। जितने भी मेगास्पोर बने हैं सब हैप्लॉइड हैं। क्यों, क्योंकि कौन सा डिवीज़न हुआ, मियोसिस हुआ, ठीक है। तो 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गए। जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा उसकी प्लॉइडी क्या होगी, वो हैप्लॉइड होगा, ठीक है। बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो हैप्लॉइड होगा। अब अगर वो हैप्लॉइड होगा तो तुम्हें पता है अगर हैप्लॉइड कोई सेल है तो कभी उसमें मियोसिस नहीं हो सकता, पूरी बायोलॉजी में याद करके चलो, ठीक है। तब उसमें उसके अंदर कौन सा सेल डिवीज़न होगा, माइटोसिस होगा। क्योंकि अगर कोई एन है तो एन को और थोड़ा ना कोई कम कर देगा, ठीक है। तो एन को मेंटेन करना है। अब देखो इसमें सबसे पहले न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहे हैं, अभी यहाँ पे सेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। देखो सेल का फॉर्मेशन कब होता है, जैसे कोई न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई है, इसके ऊपर अगर सेल वॉल आ गई, अगर इसके ऊपर सेल वॉल आ गई तो इसको बुलाते हैं सेल। अगर सेल वॉल नहीं है, अगर केवल न्यूक्लियाई है तो उसको सेल नहीं बुलाते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले 2 न्यूक्लियाई बने, दोनों देखो अपोजिट पोल पे चले गए। फिर दोनों में और डिवीज़न हुआ, 2 से 4 बन गए। फिर चारों में और डिवीज़न हुआ और 8 बन गए। अब डिवीज़न नहीं होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर वॉल का फॉर्मेशन होगा। जब वॉल का फॉर्मेशन होगा तो 3 सेल्स चलाजल एंड पे हो जाएंगे। चलाजल एंड याद है ना, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट, जिनको हम बुलाएंगे एंटीपोडल सेल। अब इनको न्यूक्लियाई नहीं बुलाएंगे, अब इनको बुलाएंगे हम क्या, सेल्स बुलाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर क्या आ गई, वॉल आ गई। एंटीपोडल सेल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। सेंटर पे 2 न्यूक्लियाई होते हैं और ये एक सेल होती है। 2 न्यूक्लियाई होते तो हैं लेकिन दे आर सराउंडेड बाई ओनली 1 सेल वॉल, दैट्स वाई द पोलर न्यूक्लियाई। इनको हम क्या बुलाते हैं, पोलर। पोल मतलब जो लटका रहे, ठीक है, हैंगिंग रहे बिटवीन, बीच में। और इसीलिए इस सेल को क्या बुलाते हैं, सेंट्रल सेल। न्यूक्लियाई को बुलाएंगे पोलर न्यूक्लियाई और सेल को बुलाएंगे सेंट्रल सेल। इसी को सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बुला सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो सिनर्जिड बन गई। सिनर्जिड भी सेल है, ठीक है। 2 सिनर्जिड होती हैं। दोनों सिनर्जिड मैंने आपको बताया, जैसे राजकुमारी होती है उसको बचाने के लिए, उसको खिलाने के लिए दासियां होती हैं, वो होती हैं। तो 2 दासियां हैं सिनर्जिड। किसी को अगर जाना होगा राजकुमारी के पास, ठीक है, या अंदर जाना होगा तो उसको किसकी इजाज़त, मतलब किसके थ्रू होके जाना पड़ेगा, सिनर्जिड के थ्रू होके जाना पड़ेगा। इसका मतलब है जब पॉलन ट्यूब आती होगी तो उसका जो मेल गैमीट है वो सबसे पहले सिनर्जिड में जाता होगा। सिनर्जिड में जाने के बाद एग सेल पे पहुंचता होगा जो फीमेल गैमीट है। तो आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे एक मेगास्पोर से माइटोसिस सेल डिवीज़न होके ये क्या बन गया, मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अभी तक क्या था, देखो यहाँ पे क्या था, ये था इमैच्योर एम्ब्रियो सैक और ये क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। इसी को हम और क्या बुला सकते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट। क्यों, क्योंकि इसी में फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया आपको। ये दूसरा डाउट था आपको कि मेगास्पोरोजेनेसिस नहीं समझ में आया, तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ अगले टॉपिक पे कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि एंडोस्पर्म क्या होता है और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब देखो
जैसे मैंने आपको एक स्टोरी की तरह बताया था कि एक राजा थे, उनकी 2 राजकुमारी थी, ठीक है, 2 क्या तुम 3 समझ लो। बहुत पहले ज़माने में ऐसा तो होता था, एक राजा 2-2 3-3 शादी कर लेता था, तो अभी भी होता है, ठीक है। उसको हम बायोलॉजिकली क्या बुलाते हैं, पॉलीगैमी, ठीक है। तुम लोग ना करना भाई, पॉलीगैमी, पॉपुलेशन इससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। अब देखो पॉलीगैमी क्या यहाँ पे कैसे होता है, पॉलीगैमी कैसे होता है, देखो जब मेल गैमीट आता है पॉलन ट्यूब के थ्रू, ये पॉलन ट्यूब है और इसके अंदर क्या होते हैं, मेल गैमीट होते हैं। मेल गैमीट कौन बनाता है, जनरेटिव सेल बनाते हैं। अब एक मेल गैमीट रिलीज़ हो गया, कितने मेल गैमीट होते हैं पॉलन ट्यूब में, मोस्टली 2 मेल गैमीट होते हैं। एक मेल गैमीट रिलीज़ हो गया, गैमीट किसके थ्रू होके जाएगा, सिनर्जिड के थ्रू होके जाएगा। किससे फर्टिलाइज करेगा, एग सेल से। ये एग सेल है और ये मेल गैमीट है, ये मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये मेल है और ये फीमेल गैमीट हो गया, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया। इसी को बुलाते हैं क्या, सिनगैमी। इसी प्रोसेस को बुलाते हैं हम सिनगैमी, मतलब फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया। इसका रिजल्ट क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जो दूसरा मेल गैमीट होगा, तुम्हें पता है ना पॉलन ट्यूब में कितने मेल गैमीट होते हैं, 1 नंबर का मेल गैमीट और दूसरे नंबर का मेल गैमीट, मतलब दूसरा राजकुमार फिर सिनर्जिड के थ्रू होके जाएगा और किसके साथ मैरिज करेगा, मतलब किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, सेंट्रल सेल के साथ। और तुम्हें पता है सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियाई हैं, 2, तो n+n। और मेल गैमीट में कितने न्यूक्लियाई हैं, n, तो ये तीनों कितने न्यूक्लियाई बन गए, 3, 1 2 3। इसीलिए इस फ्यूज़न को ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। ये अभी आपने, इसके पहले क्या था, सिनगैमी था, और ये क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूज़न में हुआ। तो कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो जो सिनगैमी है उसका रिजल्ट क्या है, जाइगोट है, और जो डबल फर्टिलाइजेशन है मतलब ट्रिपल फ्यूज़न है, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा भैया PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बना, जो दूसरा मेल गैमीट था वो किसके साथ फर्टिलाइज किया, सेंट्रल सेल के साथ, और इसी प्रोसेस को आपने क्या बुलाया, ट्रिपल फ्यूज़न। इसकी प्लॉइडी 3n होगी, तो इसकी प्लॉइडी से नंबर ऑफ क्रोमोसोम निकालने के लिए क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो 2, अब देखो एंडोस्पर्म बन गया। एंडोस्पर्म क्या है, टिश्यू है। एंडोस्पर्म क्या है, टिश्यू है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। सबसे पहले एंडोस्पर्म का ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जाइगोट का डेवलपमेंट बाद में स्टार्ट होता है, क्योंकि जाइगोट को चाहिए न्यूट्रिशन। अगर जाइगोट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो डेवलपमेंट कैसे करेगा, समझ में आया, ठीक है। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होता है, ना कि जाइगोट का फॉर्मेशन, मतलब जाइगोट का डेवलपमेंट ना होके, ठीक है। अब देखो 2 टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर, एक होता है सेलुलर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको न्यूक्लियर और सेलुलर का कॉन्सेप्ट बता दिया था कि अगर कोई न्यूक्लियाई है और उसके ऊपर सेल वॉल नहीं है तो उसको बुलाते हैं न्यूक्लियर, उसके ऊपर सेल वॉल आ गई तो उसको बुलाते हैं सेलुलर। सिंपल सा है, यहीं से पता लग रहा है, समझ में आ गया। अब देखो डायग्राम पे, अगर जाइगोट, ये तो जाइगोट हो गया, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो गया। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, अब बताओ कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोसिस ही तो होगा, माइटोसिस होगा। जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उनको सेम रखेगा। अगर ट्राइप्लॉइड है तो ट्राइप्लॉइड ही मेंटेन करेगा। तो इस तरह से जो भी सेल्स फॉर्म होंगे, बहुत सारे सेल्स फॉर्म हो जाए, सॉरी बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर सेल वॉल नहीं आएगी। अगर सेल वॉल नहीं आएगी तो वो फ्री न्यूक्लियाई हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे एंडोस्पर्म को हम क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और सारा न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, फ्लूइड होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब फ्लूइड होगा। तो जो वाटर, कोकोनट में वाटर जो पीते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया, ठीक है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, क्लियर हो गया कि अगर PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवीज़न करे और जो न्यूक्लियाई फॉर्म हो उसके ऊपर सेल वॉल ना आए तो जान लो वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। अब सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है, बहुत इजी है कि अगर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसका डिवीज़न हो और उसके ऊपर सेल वॉल भी आ जाए। ये देखो सेल वॉल आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो ऐसे एंडोस्पर्म को क्या बुलाते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म बुलाते हैं। जो कोकोनट में जो वाइट वाला पार्ट निकाल के बहुत अच्छे से खाते हो वो है क्या, वो सेलुलर एंडोस्पर्म ही तो है। समझ में आ गया,
ठीक है। तो आप देखो कुछ ऐसे जाइगोट होते हैं, कुछ ऐसे एम्ब्रियो होते हैं जो पूरी तरह से एंडोस्पर्म को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। कब? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। जब उनका डेवलपमेंट होता रहता है तो सारा एंडोस्पर्म एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, परसिस्ट रह जाता है। तो इसी के बेसिस पे दो टाइप के सीड होते हैं, एक एंडोस्पर्मस और एक नॉन एंडोस्पर्मस। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, याद कर लेना। क्लियर है? समझ में आ गया? ये तीन टॉपिक हो गया आपका डाउट वाला। और चौथा टॉपिक डाउट वाला था एपोमिक्सिस। देखो सिंपल सी बात है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ओव्यूल किस में चेंज हो जा रहा है? ये जो ओव्यूल आपने पढ़ा है अभी मैंने बताया ना कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये पार्ट किस में चेंज हो जाता है? सीड में चेंज हो जाता है। समझ में आया? अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या ये सीड में चेंज हो सकता है? हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कौन कौन सा पार्ट सीड बना सकता है? न्यूसेलस भी सीड बना सकता है। समझ में आया? न्यूसेलाइजेशन के क्या सीड बना सकता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या आप उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बुलाओगे? नहीं बुलाओगे, ठीक है। बुलाओगे तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सबसे बड़ा फीचर है कि फर्टिलाइजेशन होता है। ये बहुत जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तब भी सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? एपोमिक्सिस, ठीक है। एपोमिक्सिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको एक विंकलर ने बताया था। नॉन रिकरेंट मतलब कुछ ऐसे सेल्स जो एम्ब्रियो या जो एग होते हैं वो नहीं बनाते हैं, जैसे सिनर्जिड नहीं बनाता, ठीक है। तुम्हें पता है सिनर्जिड एम्ब्रियो नहीं बनाता लेकिन वो फिर भी बना सकता है, तो ऐसे को नॉन रिकरेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी दे रखा है। कुछ स्पीसीज़ हैं एस्टेरेसियाई की और ग्रासेस की जिनमें एपोमिक्सिस होता है, अपने आप होता है, ठीक है। जैसे एम्ब्रियो, अब देखो एपोमिक्सिस की एडवांटेज क्या है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है, कोई और फॉरेन तो आ नहीं रहा है, तो फॉरेन नहीं आ रहा है, कोई गैमीट नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है तो इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए क्लोन बनेंगे। हाइब्रिड सीड की कोई हाइब्रिड ट्रेट इसमें होंगे ही नहीं। समझ में आ नहीं है? हाइब्रिड ट्रेट अगर होगा भी तो उसको मेंटेन रख सकते हो। हाइब्रिड ट्रेट को मेंटेन करने का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई पेरेंट है, ठीक है, इसके अंदर जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, गुड क्वालिटी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यही ट्रेट मेंटेन रहे, ये चेंज ना हो और आपको सीड भी मिले, आपको सीड भी चाहिए, तो आप क्या कौन सा प्रोसेस इंड्यूस करोगे? एपोमिक्सिस, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, क्लियर है? तो मैंने इतनी मेहनत की, आप भी इतनी मेहनत करिए, ठीक है। 10:30 बजे हमने सेशन स्टार्ट किया था, 21 मिनट हो गए और आपको ये 3 या 4 टॉपिक जो डाउट वाले थे वो मैंने क्लियर कर दिए। बेहिचक, विदाउट हेजिटेशन आप मेरे को डाउट बता दोगे तो मैं चाहे 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आपके लिए डाउट सेशन ज़रूर लाऊंगा। अब आप इसको चाहे अभी देख लो, ठीक है, अभी क्लियर कर सकते हो, सुबह भी देख सकते हो अपने टेस्ट के पहले, ठीक है। और फ्रॉम माई साइड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। प्रिपेयर वेल, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो और इस लाइन को ज़रूर याद रखना, ठीक है। और प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। अब बोलूँगा गुड नाइट, ठीक है। ओके, बाय।